गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे जीवों में जो जनन है उसका आपका नेक्स्ट टॉपिक है लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन। कल मैंने आपको जो भी वीडियो भेजी थी उसमें अलैंगिक जनन था, वो भी किस में, पादपों में। ठीक है, पादपों में अलैंगिक जनन आपको जैसे पता है प्रोपिग्यूल्स के थ्रू होता है, आपने वीडियो में ठीक से देख लिया होगा। रनर और राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ऊपरी भूस्तारी, अंतःभूस्तारी, सलकंद, तो आपको वीडियो में देख के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अलैंगिक जनन का हमारा सारा टॉपिक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लैंगिक जनन, जीवों में जनन। लैंगिक और अलैंगिक जनन में आपने डिफरेंस पढ़ लिया था पहले ही। अलैंगिक जनन जहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट यानी कि एक जनक की आवश्यकता होती है, और लैंगिक जनन जहाँ पे दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। एक युग्मक नर से आता है तो दूसरा युग्मक किसमें है, किससे, मादा से आता है। ठीक है, इसलिए लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, एक नर और एक और मादा। ठीक है, वहीं अलैंगिक जनन में जहाँ निषेचन आवश्यक नहीं होता है, निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें निषेचन की आवश्यकता होती है, क्योंकि युग्मक क्या होते हैं, फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो विपरीत लिंग के जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण। लैंगिक जनन की पहली प्रोसेस क्या है, विपरीत लिंग यानी कि एक नर और एक मादा के जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण। नर से नर युग्मक तथा मादा से मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये युग्मक है, नर और मादा जो युग्मक हैं वो क्या होंगे, फ्यूज होंगे यानी कि आपस में मिलेंगे। ठीक है, आपस में मिलेंगे, फ्यूज होंगे, और क्या बनाएंगे, युग्मनज, एक द्विगुणित संरचना। द्विगुणित यानी कि डबल सेट होंगे क्रोमोजोम के, पूरा का एक कंप्लीट सेट होगा क्रोमोजोम गुणसूत्रों का। युग्मनज फिर आगे डेवलप करेगा, आगे विकास और वृद्धि करेगा, तो युग्मनज से नए जीव का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये है जैसे जनक है, एक जनक है मेल मादा और दूसरा है नर। ठीक है, दोनों से आए हैं क्या, गैमेट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, युग्मक। ठीक है, युग्मक जिनमें आधे आधे क्रोमोजोम होंगे, गुणसूत्र होंगे। जैसे अगर सपोज ये ह्यूमन बींग्स का है, मनुष्य का है, तो ये जो ये मादा है, मादा से अंडे का निर्माण होगा, उसमें 23 गुणसूत्र होंगे, सिर्फ 23 जोड़े गुणसूत्र नहीं, 23 गुणसूत्र होंगे सिर्फ। और सॉरी, ये नर है, और ये अगर मादा है तो इससे अंडाणु का प्रोडक्शन होगा, और इसमें भी क्या होंगे, 23 गुणसूत्र होंगे। यही अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलके द्विगुणित संरचना यानी कि 23 और 23 46 गुणसूत्रों वाला एक सेल, एक कोशिका का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको युग्मनज बोलते हैं। और यही जो युग्मनज आगे भ्रूण में डेवलप होकर भ्रूण से फिर नए जीव में क्या हो जाएगा, इसका परिवर्धन हो जाएगा। ठीक है, तो यह लैंगिक जनन का बेस है, ये लैंगिक जनन का आधार यही है, विपरीत लिंग के जीवों द्वारा नए अलग अलग युग्मकों का निर्माण। उसके बाद मादा के शरीर में युग्मकों का फ्यूज होना यानी कि मिल जाना उनका, और जिसको हम निषेचन कहते हैं, और फलस्वरूप एक नए सेल कोशिका का निर्माण होना द्विगुणित, जिसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज फर्दर डेवलप होता है किसमें, नए जीव के निर्माण में, भ्रूणी विकास के द्वारा। ठीक है, तो फिर है फेजेस। अब ये क्या है फेजेस, फेजेस यानी कि हर एक जीव की लाइफ में रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि जननिक दृष्टि से 3 फेज होती हैं। जैसे इसमें जुवेनाइल फेज हो गई, रिप्रोडक्टिव फेज हो गई, और तीसरी हो गई सेनेसेंस फेज हो गई। यानी कि जुवेनाइल यानी कि किशोरावस्था प्रावस्था, और रिप्रोडक्टिव जननिक प्रावस्था, और सेनेसेंस यानी कि जीर्णता प्रावस्था। ठीक है, इन 3 फेजेस के अकॉर्डिंग इनमें जननिक दृष्टि से इसको बांटा गया है। सभी जीव एक निश्चित परिपक्वता काल के बाद ही जनन योग्य होते हैं। ठीक है, देखो बचपन से लेकर के 10-11 साल तक बाल्यावस्था रहती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसमें जननिक रूप से परिपक्व जीव नहीं होता है। उसके बाद किशोरावस्था शुरू हो जाती है, 11-12 से 20 तक की एज में जो है किशोरावस्था शुरू हो जाती है, तो इस फेज को कहते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, किशोरावस्था प्रावस्था या फिर जुवेनाइल फेज, जो 10 टू या फिर 12 टू 20 यानी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग दृष्टिकोण है इसमें किशोरावस्था फेज में। तो ये वो समय होता है, जो ये जुवेनाइल फेज में बोल रही है, ये वो समय होता है जहाँ पर ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, और मैच्योरिटी, शरीर परिपक्वता को प्राप्त कर रहा होता है, जननिक दृष्टि से परिपक्वता को प्राप्त कर रहा होता है। यानी कि यह यहाँ पे क्या होती है, तैयारी होती है। ठीक है, किसी परिपक्व जननिक रूप से परिपक्व होने के लिए बॉडी अपने आप को तैयार कर रही होती है। इसीलिए कहते हैं इसी फेज में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण की ज़रूरत होती है, क्योंकि यही वृद्धि और विकास की आवश्यकता है। शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि, हर एक प्रकार की वृद्धि इस एज में होती है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि जैसे ही ये जो जुवेनाइल फेज है, ये
समाप्त होती है, यानी कि ग्रोथ और मैच्योरिटी, शरीर पूर्णतः परिपक्व हो जाता है, तुरंत जननिक प्रावस्था शुरू हो जाती है, यानी कि जो जीव है वो कैपेबल हो जाता है, जनन के लिए क्या हो जाता है, कैपेबल हो जाता है। अब वो जननिक दृष्टि से परिपक्व इस एज को माना जाता है और वो जनन योग्य हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब ये रिप्रोडक्टिव फेज समाप्त हो जाती है, यानी कि अब जनन की दृष्टि से वो सक्षम नहीं है, तो इसको बोलते हैं सेनेसेंस, यानी कि जीर्णता फेज इसको बोलते हैं। जीर्णता लास्ट में क्या होती है, जीर्ण हो जाता है शरीर, जीर्णता फेज इसको बोलते हैं। तो 3 फेजेस होती है लाइफ की, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस फेज, ठीक है। किशोरावस्था प्रावस्था, जननिक प्रावस्था और जीर्णता प्रावस्था, ठीक। तो पादपों में यह कायिक कहलाता है। अब जो ये जुवेनाइल फेज जिसको हम बोल रहे हैं जंतुओं में, पादपों में यही फेज वेजिटेटिव फेज या कायिक प्रावस्था कहलाती है, ठीक है। उसके बाद जुवेनाइल फेज की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का क्या है, प्रारंभ है, क्योंकि जुवेनाइल फेज में मैंने आपको बताया सारी वृद्धि और विकास शरीर की हो जाती है, तो रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि जनन प्रावस्था शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कुछ पादप, अब कुछ पादपों की बात ले ले जो आपके एनसीईआरटी में भी हैं, इनका डिस्कशन है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में लिखा है। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। असामान्य रूप से का मतलब है जैसे कुछ पादप हैं वो एक यानी कि एनुअली उसमें पादप नहीं आते हैं, यानी कि वार्षिक पुष्पीकरण नहीं होता है, या ना ही 2 साल में होता है, किसी में 2 साल में होता है, किसी में 4 साल में होता है, किसी में 5 साल में, यानी कि इतने टाइम में एक बार पुष्पीकरण होता है। तो इसका एग्जाम्पल एक है बैम्बू, यानी कि बांस। बांस में 50 से लेकर 100 साल के बीच में एक बार पुष्पीकरण होता है, यानी कि पुष्पीकरण से मतलब है ये लैंगिक रूप से एक बार में जननी रूप से परिपक्व होता है। क्यों? क्योंकि जो पुष्प है वही पादप का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जननिक भाग है, जननिक अंग है। कौन? पुष्प, ठीक है। तो बैम्बू में जो बांस है उसमें 50 से 100 साल के बीच में एक बार क्या आता है, पुष्प आता है, यानी कि जो बैम्बू होता है वो एक बार पुष्प, एक ही बार में लैंगिक रूप से परिपक्व होता है, ठीक है। दूसरा आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रोबिलेंथस कुलिएंथाना, कुंथियाना, सॉरी, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरेंजी इसका कॉमन नेम है। इसमें 12 साल में एक बार क्या आया था, एक बार में पुष्प आता है। तो सन 2006 में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसमें इतने पुष्प आए कि बिल्कुल पुष्प के नीचे कालीन से बिछ गई थी। तो यानी कि 12 साल में एक बार इसमें ये जननिक रूप से क्या होता है, परिपक्व होता है, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, इसलिए यहाँ पे इनका डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मध चक्र, यानी कि ऑयस्टर साइकिल। देखो, ऑयस्टर साइकिल मीन्स होता है कि जननिक प्रावस्था के दौरान, रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान जंतुओं की जो ओवरीज होती हैं, यानी कि जो अंडाशय होता है, उनमें कुछ साइक्लिक चक्रिक हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। हार्मोन्स के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा ठीक से। तो चक्रिक और हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिस वजह से ओवरी यानी कि अंडाशय अपने आप को ये रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि जनन के लिए क्या करती है, तैयार करती है। तो इसी चक्र को बोलते हैं मध्य चक्र, ठीक है। जब ये नॉन प्राइमेट्स इस स्तनधारियों में होता है, नॉन प्राइमेट्स यानी कि गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी, जब इनमें होता है नॉन प्राइमेट्स में, तो इसको ऑयस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। और जब ये प्राइमेट्स में होता है, प्राइमेट्स यानी कि मनुष्य और लंगूर, मोंकी, इनमें जब ये होता है तो इसको बोलते हैं मेनेस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, यानी कि ऋतु स्राव, ठीक। तो अब ये जितने भी प्रक्रियाएं हैं जनन में, यानी कि मध चक्र है, या फिर ये पुष्पीकरण है पादपों में, या फिर युग्मकों का निर्माण है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती है हार्मोन्स से, ठीक है। हार्मोन्स, कौन से 2 हार्मोन्स उत्तरदायी हैं ये सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए? FSH और LH। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं जनन की सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करने में, नर में भी और किसमें, मादा में। दोनों हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से, हमारी पीयूष ग्रंथि से, जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो हार्मोनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ये हार्मोन्स अगर अपना ठीक से काम कर रहे हैं तो सारी प्रक्रिया जो होती है वो ठीक से चलती है, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। अब आता है देखो नेक्स्ट स्टेप में ब्रीडर्स यानी कि प्रजनक। 2 प्रकार के होते हैं प्रजनक, मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक, यानी कि जीव
का जो प्रजनन का टाइम होता है उसके आधार पर डिवाइड किया है मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक। मौसमी प्रजनक मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक मौसम में ही क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, ठीक है। यानी कि वो सीजनल ब्रीडिंग हो सकती है। सीजनल यानी कि वो एक मौसम ऐसा पर्टिकुलर आता है कि उसी टाइम में क्या करते हैं, जनन करते हैं, ठीक है। जैसे डॉग में आप देख सकते हैं। और कुछ होते हैं सतत प्रजनक। सतत यानी कि जो कंटिन्यू साल भर यानी कि थ्रू आउट द ईयर कभी भी प्रजनन के लिए क्या हो सकता है, रेडी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रजनक दो प्रकार के हो सकते हैं, मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक, ठीक है। तो प्रजनन आयु की समाप्ति, अब जैसे ही अभी पहले बताया था जीर्णता आयु यानी कि तीसरी फेज है जनन की, तीसरी फेज है लाइफ की, तो जीर्णता यानी कि प्रजनन की आयु। तो प्रजनन की आयु की समाप्ति को क्या कहते हैं, जीर्णता, ठीक है। तो आज के जो वीडियो है, आज का जो लेसन है वो अभी मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। तो नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन की प्रावस्थाएं। क्या क्या प्रावस्थाएं होती है लैंगिक जनन, कितनी प्रावस्थाएं होती है, जिसमें निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात। निषेचन पूर्व यानी कि युग्मकों का निर्माण, और निषेचन की अवस्था यानी कि युग्मकों का फ्यूजन मिलना यानी कि फ्यूजन, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, और निषेचन पश्चात यानी कि एम्ब्रियो का बनना। तो ये लैंगिक जनन की व्यवस्था ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए आप लोग इसको एक बार वीडियो देख के इसको रिवाइज करना, और नोट्स मैं आपको सेंड करती रहूँगी, ठीक है। सो तब तक के लिए